हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 06 के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो का हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि एग्ज़ाम में हमें MHI 06 की तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम के लिए हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें जिससे हमारा MHI 06 में अच्छे नंबर आएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में अपने बुक को एनालाइज करेंगे, एक एक यूनिट के बारे में समझेंगे कि एक यूनिट के अंदर में कितने लेसन्स बन रहे हैं, हर लेसन्स के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स बन रहे हैं और हर टॉपिक के अंदर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। साथ साथ में हम ये देखेंगे कि अगर हम टॉपिक को स्टडी करें तो हमें कहाँ से करना चाहिए, कौन से वीडियोस को देखना चाहिए, इस टाइम पे कौन सी वीडियो यूज़फुल होगा, कौन से चैनल को फॉलो करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न क्या होगा हमारा स्टडी करने का, ये भी हम देखेंगे, जिसके बेसिस पे हमारे MHI 06 के अंदर में अच्छे नंबर बन सकता है। अब देखो, थोड़ा सा हम अपने बुक MHI 06 के बारे में बात करें तो हमारे बुक का नाम है भारत में विभिन्न युगों के दौरान सामाजिक संरचनाओं का विकास। सामाजिक संरचना होती क्या है? एक सोसाइटी में हम रह रहे हैं, मतलब क्या समाज है ये, ठीक है, हमारा समाज है। इसकी संरचना किस प्रकार की है कि एक व्यक्ति काम करने के लिए जाता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किस तरह से काम करके आता है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किस तरह का त्यौहार मना रहा है, मतलब रहन सहन जो जीवन व्यापन का तरीका है उसको हम एक समाज की संरचना के तौर पर देखते हैं कि मतलब समाज बना क्या है, किस तरह से एक्टिविटी करता है, ये हम समझ में आता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग समाज रहा भारत के अंदर में और किस तरह से वो विकास किया उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो, आरंभिक समाज की अगर बात करोगे तो मानव, जो आरंभिक मानव थे, जो होमो सेपियंस के तौर पे जिसे हम बोलते हैं, जो शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, फिर समय के साथ में उन्होंने क्या किया, कृषि की ओर अग्रसर हो गए, कृषि करने लगे। कृषि के बाद उन्होंने मतलब कृषि पशुपालन करने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे औजारों का उपयोग धीरे धीरे करते करते एक पूरा सोसाइटी का निर्माण कर लिया। फिर युद्ध लड़ना, ये करना, वो करना, ये सारा कुछ चलता रहा। तो उसी को हम पढ़ने वाले, कैसे समय के साथ में परिवर्तित होता रहा समाज, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी बुक है MHI 06 वो अच्छे खासे लंबे टाइम पीरियड को कवर करती है, जिसके कारण से जो क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनकर आते हैं बहुत कंफ्यूजिंग बनकर आते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते डायरेक्टली कि क्या है क्या नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को आप स्टडी करोगे जिससे बेसिस पे आपके क्वेश्चन भी समझ में आए एग्जाम के अंदर में कि इस क्वेश्चन का मतलब ये बनता है और इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले अगर हम अपने बुक को एनालाइज करें तो हमारा जो सबसे पहला यूनिट आता है जिसका नाम है प्रस्तावना। हर यूनिट के अंदर में ऑलमोस्ट 4 से 5 लेसन होते हैं। इस यूनिट के अंदर में टोटल 3 लेसन आते हैं। पहला लेसन जिसके अंदर हम बात करते हैं प्राचीन समाज के पुनर्निर्माण के बारे में। जो प्राचीन समाज है उसको कैसे दोबारा से निर्माण किया जा सकता है। इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, क्वेश्चन ये रहता है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत क्या हैं, अलग अलग स्रोत कौन से हैं जिससे हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। पहला लेसन के अंदर में पहला टॉपिक ये रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़िएगा जरूर। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर, दूसरा जो चैप्टर आता है उसके अंदर में हम बात करते हैं शिकार संग्रहण और प्रारंभिक कृषि समाज के बारे में, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। 3 टॉपिक्स में से एक ना एक बन जाता है एग्जाम के अंदर में। हर यूनिट में से मान के चलो आप एक एक क्वेश्चन लेके चलोगे तो भी आपके अच्छे खासे 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हम बात करते हैं पुरापाषाण युग की विशेषता क्या है, उसके बारे में बताना होता है कि पुरापाषाण युग में किस तरह की विशेषता रही, वो चलता है, बताना होता है। साथ साथ में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है शिकार और संग्रहण समाज का जो सामाजिक संरचना किस प्रकार की वो बताइए। शिकार और संग्रहण समाज किस प्रकार का था वो बताइए, उसकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी ये बताइए। तो इस तरीके करके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर में आता है नवपाषाण युगीन, जो नवपाषाण संस्कृति थी वो किस प्रकार से खाद्य उत्पादन, निवास और जो मतलब पूरा जीवन व्यापन का तरीका था, निवास जीवन व्यापन का तरीका था, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है। तो ये जो नवपाषाण संस्कृति का क्वेश्चन है ना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर में जो तीसरा चैप्टर बनकर आता है जहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता के बारे में और ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में। देखो, जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल सा बनकर आता है हड़प्पा से कि हड़प्पा की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, किस प्रकार से हड़प्पा में सामाजिक संरचनाएं हुई, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनकर आता है जनजातीय संरचनाओं के बारे में कि जो अलग अलग लोग थे, जो जंगलों में रह रहे थे, कहीं रह रहे थे, जो आदिवासी थे या जनजाति थे, ठीक है, तो जनजातियों की संरचना किस प्रकार की थी ये क्वेश्चन बनता है। अगर हम फर्स्ट यूनिट के अंदर में बात करें कि कौन से 2-3 क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए, तो सबसे पहला चैप्टर का क्वेश्चन पढ़िए जिसमें हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के विभिन्न स्रोत है उसके बारे में, और दूसरा यहाँ पे पढ़िए नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में जहाँ पे खाद्य उत्पादन, निवास और इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हड़प्पा वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और हड़प्पा वाला तो आपने 12th में पढ़ा है, BA में ही पढ़ा है, तो उस पर नहीं भी पढ़ोगे, फोकस नहीं करोगे तो भी आप अगर आता है तो आप लिख पाओगे, पर पढ़ के जाइए वो बेटर रहेगा, ठीक है। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। अगला यूनिट हम बात करते हैं यहाँ पर संक्रमणाधीन जो संस्कृतियां थी, किस तरह से संक्रमण हुआ संस्कृतियों के अंदर में। संक्रमण मतलब ये नहीं वायरस फैल गया, मतलब एक
कल्चर को दूसरी जगह कैसे अडॉप्ट किया गया इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर आपका आता है उसके अंदर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में समाज, किस प्रकार से वैदिक साहित्य के अंदर में समाज को दिखाया गया है, किस प्रकार का समाज होता था उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनकर आता है इस चैप्टर का, वर्ण का विकास, किस तरह से वर्णों का विकास हुआ। आज हम देखते हैं वो जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था से पहले वर्ण व्यवस्था थी जिसके अंदर में सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, इस तरह करके 4 वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्णों का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहता है वैदिक साहित्य के आधार पर। दूसरा यहाँ पे चैप्टर आता है आपका लोह युगीन सभ्यता, जहाँ पे लोहे का हम उपयोग करते हैं। अब देखो लोहे का उपयोग करने के बाद सामाजिक संरचनाओं के अंदर में किस प्रकार से बदलाव आया। लोहे के उपयोग से पहले तक जो आदि मानव थे या जो इंसान था वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, लकड़ के औजारों का उपयोग करता था, हड्डी के औजारों का उपयोग करता था। तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया लोहे के उपयोग से। अब लोहे के उपयोग करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था लोगों के ऊपर में, ये यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आता है। इसका जो तीसरा चैप्टर रहता है जहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉरी, इस चैप्टर के अंदर में 3 टॉपिक आते हैं इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले चैप्टर में 3 टॉपिक रहते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला क्वेश्चन रहता है कि 6ठी शताब्दी में होने वाले परिवर्तन और बदलावों को बताइए। 6ठी से 8वीं शताब्दी के अंदर में होने वाले बदलाव और परिवर्तनों को बताइए, इस तरह के करके क्वेश्चन आता है। अब समझ में नहीं आता कई बार यार 6ठी शताब्दी कौन से वाला, क्योंकि कई बार 6ठी शताब्दी आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, सिद्धांत क्या थे, ठीक है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया, क्या आइडियोलॉजीज थी, उसके बारे में क्वेश्चन बनकर आता है। सेम इसी तरह से जैन धर्म के क्या आइडियोलॉजीज थी, किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से सिद्धांत थे उसके बारे में बनकर आता है। मेनली अगर आप इस यूनिट के अंदर में बात करो तो आपको क्या पढ़ना है, वर्ण विकास के बारे में पढ़ना है, लौह युगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, और जो 6ठी शताब्दी के अंदर में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में आप पहले से ही जानते हो तो आप वहां पे बनाकर कर सकते हो। ठीक है, ये यूनिट हमारा यहाँ पे एंड होता है। यूनिट नंबर 3 की हम बात करते हैं जहां पे हम बात करते हैं प्रारंभिक ऐतिहासिक समाज। ठीक है, जो स्टार्टिंग का जो ऐतिहासिक समाज था वो किस प्रकार से 6ठी से 4वीं शताब्दी के बीच में, जो ईस्वी के बीच में जो परिवर्तन होते क्या हो रहे थे उसके अंदर में किस तरह से वो रूल करता है, रेगुलेट करता है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है। अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक ऐतिहासिक समाज क्यों है, पहले के जो इतिहासकार थे वो प्राचीन लिखते थे, प्राचीन के बाद धीरे धीरे उसको रिप्लेस करके ऐतिहासिक समाज के तौर पर उसको जाना जाने लगा। ठीक है, बट हमारे इसके अंदर में जो चैप्टर बनकर आते हैं टोटल 4 चैप्टर रहते हैं, जिसमें पहला चैप्टर जिसके अंदर हम बात करते हैं शहरी वर्ण व्यापारी और शिल्पकार खेतीहर बस्तियों के बारे में, किस प्रकार से शहर का विकास हुआ। ठीक है, व्यापारिक वर्गों का उदय किस प्रकार से हुआ, शिल्पकारों का उदय किस प्रकार से हुआ, खेतीहर जो बस्ती थे, खेत करने वाले जो लोगों की बस्ती होती थी उनका विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर बनकर आता है प्रथम शहरीकरण का और द्वितीय शहरीकरण का। प्रथम और द्वितीय शहरीकरण को समझाइए, ये टॉपिक बनकर आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। प्रथम और द्वितीय शहरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए इस चैप्टर के अंदर में, कि पहला और दूसरा जो शहरीकरण की प्रक्रिया थी, किस तरह से शहरों का निर्माण हुआ, कैसे बेसिस बने, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे चैप्टर के आंसर देने होते हैं। ठीक है, अगला इसका जो चैप्टर आता है जहाँ पे हम बात करते हैं चैत्य विहार और उनके आदिवासी समूहों के बारे में, किस तरह से उनका साथ मिलता है, अंत होता है, किस तरह से संपर्क में आते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे रहता है। तो नॉर्मली इसके अंदर में जो सबसे बड़ा टॉपिक बनकर आता है बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कि बौद्ध धर्म है क्या, चैत्य मतलब क्या होता है, चैत्य मतलब ना एक बौद्धकालीन पवित्र जो स्थल है उसको हम चैत्य कहते हैं। विहार मतलब क्या, एक कक्ष जिसके सभी ओर से कोठरी होती थी, मतलब दीवारें होती थी, उसको हम विहार कहते हैं। ठीक है, तो चैत्य विहार और उनके जो आदिवासी समूह थे उसका किस तरह से साथ मिलता है, संपर्क आता है, उस ये टॉपिक रहता है। इसके अंदर में बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो इस यूनिट का बनता है चैप्टर नंबर 10, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रारंभिक तमिल समाज क्षेत्र और उनकी संस्कृतियों के बारे में, उनकी वीर पूजाओं के बारे में किस प्रकार से क्या रहा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक बनकर आता है संगम युग का बनकर आता है, कि संगम युग, संगम साहित्य से रिलेटेड संगम युग क्या था, संगम साहित्य क्या थे, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 इसका जो अगला चैप्टर है वहाँ पे हम बात करते हैं विवाह और पारंपरिक जो जीवन था, अस्पृश्यता था, अनटचबिलिटी थी, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, उसकी क्या धारणाएं थी, वर्ण जाति व्यवस्था किस प्रकार का था और किस तरह से समय के साथ में परिवर्तित होता रहा, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनकर आते हैं इंपॉर्टेंट। पहला रहता है कि विवाह के स्रोत क्या है, किस प्रकार से विवाह होते थे। ठीक है, जिसमें वर्ण के आधार पर विवाह, गण के आधार पर विवाह, जाति के आधार पर विवाह, गंधर्व विवाह, कौन कौन से विवाह होते थे, स्रोत क्या है, वचन के आधार पर, जो सिर्फ 7 वचन लेते ना कि हाँ ये चीज ये, वचन के आधार पर, संस्कार के आधार पर, तो विवाह के स्रोत क्या थे, किस प्रकार से विवाह होता था। तो सबसे पहले तो वर्ण देखा जाता था कि आपका वर्ण क्या है, गण देखा जाता था, जो गन्ना मन्ना मिलाते ना, अभी कुछ समय पहले मेरी शादी हुई थी तो उसके अंदर में भी गन्ना मन्ना मिलाया गया था कि कितने बनते, मतलब गुण, एक तरह से गुण को मिलाना
ठीक है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, आपने टीवी सीरियल में बहुत बार सुना होगा। तो वो गण को मिलाना, फिर उसके बाद में जाति व्यवस्था, जो जाति के आधार पर कि भैया मैं राजपूत हूँ तो कौन दूसरे वाला राजपूत है या नहीं है, आप कौन से राजपूत हो तो मैं भैया ये भारद्वाज राजपूत हो, आप कौन से राजपूत हो तो ये राजपूत हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, मैं भी भारद्वाज राजपूत हूँ तो यहाँ पे इसके लिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाता है संस्कार। संस्कार भैया लड़के में मेनन वनन है या नहीं है, संस्कार क्या है। एक तो उपनयन संस्कार होता है, हमारे राजपूतों में उपनयन संस्कार भी होता है। उपनयन संस्कार मतलब क्या, जनेऊ का धारण करना, जो मैंने अभी धारण कर रखा है, ठीक है। तो उपनयन संस्कार एक अलग होता है, एक संस्कार मतलब जो कल्चर वाला, जो मतलब उसके अंदर में जो माँ बाप ने जो संस्कार दिए वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम उपनयन संस्कार के बारे में बात करते हैं, वचनों के बारे में बात करते हैं, वचन शादी के समय में जो 7 वचन लिया जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो विवाह के स्रोत क्या है उसके ऊपर में टॉपिक बनते हैं। साथ साथ में एक टॉपिक यहाँ पे बनता है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास के बारे में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ये टॉपिक रहता है। अगर आप इस पूरे यूनिट नंबर 3 में बात करो कि सर कौन से टॉपिकों में पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहला आप पढ़ो शहरीकरण की पूरी प्रक्रिया, जिसमें पहला और दूसरा दोनों प्रक्रिया के अंदर में क्या डिफरेंसेस है आप सबसे पहले वो समझो। आपने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, बाद में कंफ्यूज हो गया कि यार पहले में क्या था दूसरे में क्या था, तो कंफ्यूज होकर रह जाओगे। सबसे पहले पहला का अलग लिखो, दूसरा का अलग लिखो, दोनों के डिफरेंसेस देखो कि क्या बन रहे हैं, कहाँ पे क्या सिमिलर पॉइंट्स हैं, फिर उसके बेसिस पे उसको स्टडी करो। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे बौद्ध धर्म पढ़ लेना, संगम साहित्य के बारे में जरूर जानकारी रखना। संगम साहित्य वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बारे में तो आप बना के भी लिख पाओगे क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा है, बट थोड़ा सा टॉपिक का जो एंगल है पूछने का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि चैत्य विहार और उनके आदिवासी समूहों के आधार पर पूछता है। तो थोड़ा सा टॉपिक के अंदर में क्वेश्चन सेम ही बनता है, आंसर सेम ही बनता है, पर पूछने का तरीका अलग है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, विवाह व्यवस्था किस प्रकार का था, ये भी पढ़ लेना, क्योंकि पीछे देखा गया है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। इस बार चांसेस नहीं लगते मुझे पूछने के, बट फिर भी अपना स्टडी करके चलना, ठीक है। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4, जहां पे हम बात करते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन समाज के बारे में। स्टार्टिंग का जो मिडाइवल सोसाइटी था वो किस प्रकार का था भैया, मध्यकालीन समाज था किस प्रकार का, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं ना, तो वहां पे आता है कि मध्यकालीन समाज की अवधारणा क्या है, क्या आइडियोलॉजी है मध्यकालीन समाज की, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जिसके अंदर हम बात करते हैं इतिहास लेखन का, कला विविधीकरण कि क्या कला है, किस तरह से विविधीकरण, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह की समस्या आती है इतिहास को लिखते समय, ठीक है। ये एक टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस वाले यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे एक और आता है कि कला विविधीकरण है क्या, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से हिंद युग था पूरा, ठीक है, मुस्लिम युग था, आधुनिक युग था, मतलब 3 युगों में। जैसे आप देखो, जब भी हम बात करते हैं ना प्रारंभिक इतिहास लेखन, प्रारंभिक मध्यकालीन समाज के बारे में, तो सबसे पहला टॉपिक आता है भैया उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलते हैं, प्रारंभिक समाज की अवधारणा क्या है, ये टॉपिक रहता है, बनकर आता है। तो अवधारणा है, चलो जो भी अवधारणा है, जो भी आइडियोलॉजी है, तो उसको किसी बेसिस पे लिखा जाएगा ना, किस तरीके से लिखा गया, तो उसको 3 युग में बांटकर मध्यकालीन समाज को स्टडी किया जाता है। जिसमें पहला युग आता है हिंदुओं का युग, जिसमें बोला गया कि पूरा टाइम पीरियड हिंदुओं का था। दूसरा युग आता है मुस्लिमों का युग, जहां पर मुस्लिम शासक आए, इन्विजन किया और अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड भारत में स्पेंड किया और अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये मुस्लिम युग। तीसरा युग जो रहता है जिसको आधुनिक युग के तौर पर जाना गया या फिर ब्रिटिश युग के तौर पर जाना गया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 3 युग के अंदर में बांटकर किस तरह से आप जो मध्यकालीन समाज है उसकी अवधारणा बता सकते हो, किस तरह से समाज के अंदर में परिवर्तन हुआ वो तीनों युगों के दौरान में ये बता सकते हो, ठीक है। अगला जो चैप्टर बनता है इस यूनिट का, चैप्टर नंबर 13, जहां पे हम बात करते हैं शहरों के पतन की समस्या, किस प्रकार से शहरों का पतन हुआ, कृषि का विस्तार किस प्रकार से हुआ, भूमि अनुदान व्यवस्था क्या था, गृहस्थियों का विकास किस प्रकार से हुआ, जो घर व्यवस्था उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में क्वेश्चन बनकर आते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर के अंदर में। पहला टॉपिक रहता है कि शहरी पतन क्या था, शहर का पतन क्यों हो रहा था, शहर का पतन होने का कारण क्या था, ये टॉपिक रहता है। दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सामंतवाद और भारतीय सामंतवाद, ठीक है। सामंतवाद एक यूरोपीय सामंतवाद है, दूसरा भारतीय सामंतवाद है। तो जो भी पढ़ोगे आप दोनों को क्लियर करके पढ़ना। सामंतवाद के चरणों को पढ़ना कि सामंतवाद को हम 2 चरण में स्टडी करते हैं, तो कौन कौन से चरण है, हर चरण के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ, कौन से चरण का क्या टाइम पीरियड है, ये भी याद रखना। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा था समाज, वो उस टाइम पीरियड में ये भी देखना है। सामंतवाद का इंपैक्ट कैसे पड़ रहा था शहरीकरण के ऊपर में, ये भी देखना है। क्या सामंतवाद के कारण से शहरीकरण पतन हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। पीछे क्वेश्चन आ रखा था, क्या सामंतवाद शहरीकरण के पतन का जिम्मेदार है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना, वो कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो ये बताया नहीं, आपने बताया नहीं। अरे यार, आपको हर चीज़ थोड़ी ना सर बताएंगे, आप बुक पढ़ रहे हो, टॉपिक दोनों एक ही चैप्टर के हैं, तो आप खुद उसको अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से इंपैक्ट डल रहा है,
ठीक है, तो वो बेसिस पे भी आपको अपना स्टडी यहाँ पे करना है। तो इस यहाँ पे ये वाला हो जाता है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जहाँ पे हम बात करते हैं वर्णों और जातियों की जो प्रसार है, जो सुदृढ़ीकरण है वो किस प्रकार से हुआ। यहाँ पे आता है क्वेश्चन एक बनकर आता है कि वर्ण और जाति का जो उदय किस प्रकार से हुआ, वो बताइए। वर्ण और जाति का उदय किस प्रकार से हुआ ये बताइए। अगला जो चैप्टर बनता है यहाँ पे समाज में धर्म, समाज के अंदर में धर्म की क्या विशेषता रही है, इसके बारे में बनता है चैप्टर, जहाँ पे 2 टॉपिक रहते हैं। मध्यकाल में धर्म की मुख्य विशेषता किस प्रकार की थी और राज्य व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। ठीक है, जो राज्य व्यवस्था, जो राज्य का पूरा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में धर्म का किस प्रकार से इंपैक्ट रहता है, ये भी क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, इस पूरे यूनिट के अंदर में अगर मुझसे कोई पूछे कि सर मैं कौन कौन से टॉपिक को पढ़ूं, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा अपना इसके अंदर में सामंतवाद को पढ़ो, सामंतवाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा शहरीकरण के पतन को पढ़ो कि शहरीकरण का पतन किस तरह प्रकार से हुआ। तीसरा मध्यकालीन समाज की अवधारणा किस प्रकार की है वो पढ़ो, जिसके अंदर हम 3 युग दिखाते हैं, मुस्लिम, हिंदू और आधुनिक युग के तौर पर जिसको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर में कुछ खास नहीं रहता है। यूनिट नंबर 5 जहां पे हम बात करते हैं मध्यकालीन समाज 1 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 और नीचे वाला चैप्टर पार्ट 2। जो यूनिट नंबर 6 है उसके अंदर में टोटल 3 लेसन आते हैं, जहां पे पहला लेसन होता है ग्राम समाज का। ग्राम समाज क्या होता है, एक गांव की व्यवस्था, गांव का समाज, उसको हम ग्राम समाज के तौर पे जानते हैं। जहां पर सबसे पहला टॉपिक आता है, टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन इसके में से बहुत बनते हैं, जजमानी प्रथा के बारे में। जजमानी प्रथा क्या होता है, आपने अगर पंडित जी से मिले होगे, हमारे गांव में जो पंडित जी होते हैं वो जजमान कहते हैं, जो जिसके घर में जाते हैं जजमान, ये जजमान पैसा दीजिए यहाँ पे, ऐसा करके बातचीत होती है। ठीक है, मुझे आता नहीं बोलने भोजपुरी, बट थोड़ी बहुत चीज़ें याद है। तो जजमानी प्रथा के ऊपर में कई बार टिप्पणी आता है लिखने के लिए। बहुत सारे बच्चे टिप्पणी लिखने का शौक रहता है, 10 नंबर मिलते हैं टिप्पणी लिखने पर। अगर अच्छे से आप लिखते हो, अच्छे से एक्सप्लेन करते हो 250 वर्ड के अंदर में, तो 10 नंबर फ्री फंड में मिल जाते हैं। मुझे टिप्पणी पसंद नहीं है, तो मैं टिप्पणी वाले क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड करता हूँ। तो टिप्पणी के ऊपर में यहाँ पे जजमानी प्रथा के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ग्राम समुदाय के वाले चैप्टर के अंदर में। अगर आप थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाइए, कई बार क्या होता है कि मेन चैप्टर को क्वेश्चन के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है, पर अभी तक तो ये देखा है मैंने 10 सालों के अंदर में कि इसको टिप्पणी वाले क्वेश्चन के अंदर में रख के चलते हैं। इसके अंदर में जो अगला क्वेश्चन बनता है ग्रामीण समाज उत्तर भारत, इसके अंदर में कम से कम 6 टॉपिक्स बनते हैं। ग्रामीण समाज उत्तर भारत के अंदर में टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहता है ग्रामीण का स्तरीकरण, किस प्रकार से गांव का एक स्टैंडर्ड है, किस प्रकार का एक मतलब बना हुआ है कि ये स्तर है, ये स्तर करके पूरा स्टेप बाय स्टेप स्तर बना हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पे जीवन यापन का तरीका क्या है लोगों का, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, किस तरह से जीवन यापन के लिए अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं लोग, किस तरह से व्यवस्थित हैं उसके बारे में बात करते हैं। व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है जनजातीय किसानीकरण। ठीक है, जनजातीय किसानीकरण क्या होता है कि किस तरह से जनजातीय लोग जो है उनकी भागीदारी है किसान खेती करने में। ठीक है, किस तरह से वो खेती की ओर अग्रसर हुए, किस तरह से वो किसानीकरण कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे टॉपिक रहता है। तीसरा टॉपिक यहाँ पे बनता है कि ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी, जाति व्यवस्था का इंपैक्ट किस प्रकार से पड़ा ग्रामीण समाज के अंदर में, इसके बारे में टॉपिक रहता है। चौथा टॉपिक यहाँ पे रहता है कि ग्रामीण समाज में जो मतलब किस प्रकार से सेवक वर्ग था, जो सेवक करता था उसको किस तरह से कारीगर सेवक वर्ग का क्या रोल था। कारीगर क्या होता है, जो शिल्पकारी का काम कर रहा है, बढ़ई है, वो मतलब बढ़ई है, कुम्हार है, लोहार है, ये जो सारे होते हैं कारीगर वर्ग के अंदर में आ जाते हैं, कारीगर जातियों के अंदर में आते हैं। और सेवक वर्ग, इनका क्या रोल रहा समाज के अंदर में, ग्रामीण समाज के अंदर में, ये टॉपिक बनता है। यहाँ पे 5वां टॉपिक इसमें बनकर आता है मध्ययुगीन समाज में भारतीय समाज की नई स्थिति, जो नया स्वरूप है, नई स्थिति स्वरूप स्थिति किस प्रकार से, उसके बारे में क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसी यूनिट का जो आपका तीसरा चैप्टर है, जिसके चैप्टर नंबर 18, जहां पे हम बात करते हैं ग्रामीण समाज की प्रायद्वीपीय भारत, ग्रामीण समाज प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना भारत का, दक्षिण भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है वी शेप में, उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। जहां पर चैप्टर बनकर आता है बलूतेदार संगठनों के बारे में टॉपिक्स बनकर आते हैं। टॉपिक कई बार टिप्पणी बेस पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बलूतेदार क्या थे, बलूतेदार किसे कहते थे, वो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक बनकर आता है ग्रामीण समाज का स्वरूप के बारे में, कि ग्रामीण समाज किस प्रकार से था, किस प्रकार से चल रहा था, यहां पर आ जाता है। साथ साथ में यहां पर देखोगे तो इस पूरे यूनिट के अंदर में कि पूरे यूनिट के अंदर में क्या कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा टिप्पणी बेसिस 2 क्वेश्चन रहते हैं बलूतेदार संगठनों के बारे में, बलूतेदार संगठन क्या थे उसको पढ़िएगा, जजमानी प्रथा के बारे में पढ़िएगा। बलूतेदार वाले पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। और ग्रामीण समाज के उदय के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, उत्तर भारत वाला जो आपको, जिसके में 5-6 टॉपिक्स मैंने बताया, तो उसके अंदर में आपको पढ़ना है कौन सा चैप्टर है, तो ग्रामीण स्तरीकरण, किस तरह से गांव का स्टैंडर्ड बटा हुआ है उसके बारे में आप पढ़िएगा। ठीक है,
यहाँ पे ये वाला यूनिट आपका एंड होता है। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मध्यकालीन समाज के बारे में, ठीक है, जो मिडाइवल सोसाइटी थी उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 लेसन बनकर आते हैं। जो हमारा पहला लेसन रहता है जिसमें हम बात करते हैं पश्चिम भारत के वंश और राज्य संघ के बारे में। जो पश्चिम भारत का पूरा जो एरिया था उसके अंदर में वंश कौन कौन सा है, राज्य संघ कौन कौन सा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जहाँ पे राजपूतों की सामाजिक संरचनाओं के बारे में बात करते हैं कि राजपूत कौन थे, सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी उनकी, किस प्रकार से उनका विकास हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो अगला चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 20, जहाँ पे हम बात करते हैं उत्तरी भारत में सामाजिक वर्ग, किस प्रकार से उत्तरी भारत में सामाजिक वर्ग था, गुलामी की प्रथा किस प्रकार की थी, मनसबदार क्या होते हैं, ठीक है, और साथ साथ में मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की रही। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। गुलामी प्रथा किस प्रकार की थी ये तो फिर भी पीछे नहीं पूछा गया, पर मनसबदारी क्या होता है, मनसब क्या होता है ये पूछा जाता है। महिलाओं की स्थिति क्या रही, महिलाओं वाले टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, तो ये भी पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 21 जहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में बदलता हुआ सामाजिक ढांचा, किस तरह से प्रायद्वीपीय भारत के अंदर में जो समाज है उसका ढांचा में परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से बदलता जा रहा है, उसके बारे में भी टॉपिक्स रहते हैं और उसको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर में बदलता हुआ सामाजिक ढांचे के अगर बारे में बात करो तो यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है कि मध्यकाल में बदलते सामाजिक ढांचा, किस प्रकार से मध्यकाल में समाज का ढांचा जो है, ठीक है, जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर, वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ उसके बारे में बनता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है चैप्टर नंबर 21 में कि दक्कन सूफियों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, सामाजिक राजनीतिक भूमिका किस प्रकार की थी, ये टॉपिक रहता है। चैप्टर नंबर 22 जो अगला चैप्टर हमारा, जहां पे हम बात करते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन कौन कौन से थे। यहाँ पे भक्ति आधारित जो विभिन्न आंदोलन थे, जो सामाजिक आधारित भक्ति आंदोलन थे, उनके बारे में टॉपिक रहते हैं कि भक्ति आंदोलन को समझाइए, भक्ति आंदोलन आधारित जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक आंदोलन थे उसको बताइए। समाज की आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक आंदोलन के अंदर में जो सामाजिक ढांचा था, जब आंदोलन चल रहे थे उस समय के सामाजिक ढांचे किस प्रकार के थे वो बताइए। संगम साहित्य में भक्ति का विकास किस प्रकार से हुआ ये बताइए। ये टॉपिक्स रहते हैं इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 23 जहाँ पे हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी का सामाजिक संक्रमण काल क्या था। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही बनता है कि 18वीं शताब्दी का सामाजिक संक्रमण काल को बताइए, किस प्रकार से संक्रमण समाज के अंदर में फैला वो बताइए, किस प्रकार का संक्रमण काल इसको माना जाता है वो बताइए। तो ये टॉपिक रहते हैं इंपॉर्टेंट। अगर पूरे इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इस यूनिट के अंदर में आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है मनसबदार क्या होते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसको जरूर पढ़िएगा। दूसरा, महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी ये जरूर पढ़िएगा। तीसरा जो टॉपिक रहेगा, दक्कन में सूफियों की राजनीतिक और जो सामाजिक भूमिका थी वो बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी जरूर पढ़िएगा। एंड ऊपर में जो राजपूतों की जो सामाजिक संरचना वाला जो चैप्टर मैंने बताया था ना, सबसे पहला चैप्टर 19वां चैप्टर इस यूनिट का, उसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये 4 टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के अंदर में जो इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 जहाँ पे हम बात करते हैं आधुनिक समाज के बारे में। आधुनिक समाज है क्या, तो जो आज का समाज है ना उसको हम आधुनिक समाज के तौर पे देखते हैं, जहाँ पर 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर 24 जहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय समाज संरचना के विषय में, जो राष्ट्रवादियों की सोच थी, राष्ट्रवादियों समाज सुधारकों की धारणा थी वो क्या थी उसके बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है कि भारतीय समाज में समाज के बारे में राष्ट्रवादियों की धारणा को बताइए। पहला चैप्टर राष्ट्रवादियों की धारणा को बताइए, ये इसके बारे में आ जाता है कि भारतीय समाज के बारे में राष्ट्रवादियों की धारणा क्या थी, क्या मानना था उनका, ये बनकर आता है। चैप्टर नंबर 25 जहाँ पर बात करते हैं कि नए ऐतिहासिक संदर्भों में जातियों एवं अध्ययन करना, उनके जातियों को अध्ययन करना, इसके बारे में बनकर आता है। जहाँ पर जो टॉपिक बनकर आएगा कि जाति उपनिवेशवाद क्या है, उनके अधिकारों को बताइए, जातियों का उपनिवेशवाद अधिकार उनको उसको बताइए, ये बनकर आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 26 के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण शहरी जो गतिशीलता है, उसका स्वरूप है, उसको किस प्रकार से समुद्री पार प्रवसन किया गया उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक्स बनकर आते हैं, ठीक है। ग्रामीण शहरी गतिशीलता के ऊपर में टॉपिक्स बनते हैं। चैप्टर नंबर 27 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में किस प्रकार से सामाजिक संरचना हुआ, यहाँ पे ये बनकर आता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जो सामाजिक संरचना हुआ उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक बनकर आते हैं। अगर यहाँ पे टॉपिक्स के इसके अंदर में देखोगे तो मध्य वर्ग का उदय किस प्रकार से हुआ, जो मिडिल फैमिली है ना उनका उदय किस प्रकार से हुआ ये रहता है। उपनिवेशवाद में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संरचना किस प्रकार का था, औद्योगिक श्रमिक वर्ग किस प्रकार के थे, ये टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर में बनकर आते हैं। अगर पूरे यूनिट के अंदर में कोई पूछे कि भैया कौन से चैप्टर को पढ़ूं, कौन से यूनिट को पढ़ूं, कौन से चैप्टर को टॉपिक को पढ़ूं, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं बोलूँगा उसको कि जाति उपनिवेशवाद का आविष्कार क्या है ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उपनिवेशवाद में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में किस प्रकार से उदय हुआ इसको पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में जो भारतीय समाज के बारे में जो राष्ट्रवादियों की अवधारणा है इसको जरूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर में। लास्ट यूनिट आपका
यूनिट नंबर 8 जहाँ पे हम बात करते हैं उपनिवेशवाद के अंतर्गत सामाजिक मुद्दे। अब उपनिवेशवाद होता क्या है, ठीक है, किस प्रकार से अंग्रेज आए, किस प्रकार से भारत को गुलाम बनाया, ये पूरा टाइम पीरियड इस यूनिट के अंदर हम कवर करते हैं। उपनिवेशवाद के अंदर में सबसे पहला टॉपिक आता है वन नीतियों के आधारित, वन मतलब जंगलों के ऊपर जो नीति बनाई गई उसके ऊपर आधारित, और उसके ऊपर आपराधिक जो जनजातियाँ लगाए गए ना, आपराधिक जनजातीय समुदाय, वो टॉपिक इसके अंदर में इंपॉर्टेंट रहता है। पहला टॉपिक बनकर आता है वन अधिनियम के ऊपर में, वन अधिनियम है क्या उसके ऊपर में। दूसरा रहता है कि आपराधिक जनजातीय अधिनियम क्या था, ठीक है, 1971 में जिसको लागू किया गया अपराधी जनजातीय अधिनियम। तीसरा टॉपिक यहाँ पे रहता है कि वन नीति में देशीय समुदाय का प्रभाव बताइए। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। चैप्टर नंबर 28 जहां पे हम बात करते हैं उपनिवेशवाद में महिलाओं की स्थिति, किस प्रकार से उपनिवेशवाद के अंदर में महिलाओं की स्थिति बदली, समाज सुधारक आंदोलन जो चल रहे थे उसके अंदर महिलाओं का क्या रोल था, राजनीतिक स्तर पर महिलाओं का क्या रोल था, उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक बनकर आता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 30 जहाँ पे हम बात करते हैं सामाजिक भेदभाव के बारे में। सामाजिक भेदभाव के अंदर में यहाँ पे आता है लैंगिक भेदभाव क्या है, धार्मिक आधार पर भेदभाव किस प्रकार था, जातिक आधारित भेदभाव क्या था, आर्थिक आधारित भेदभाव क्या था। एक ही टॉपिक कुछ रहते हैं, इसको आप रफली पढ़ सकते हो। कई बार टिप्पणी बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार मेन क्वेश्चन में भी आता है, बट उतना खास चैप्टर नहीं रहता है। चैप्टर नंबर 21 जहाँ पे हम बात करते हैं कि जन विरोधी और सामाजिक संरचनाओं के बारे में। जन विरोधी और सामाजिक संरचनाओं की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे रहता है कि 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से जन विरोधी की प्रमुख विशेषता रही, क्या इंपॉर्टेंस रही, वो कोल विद्रोह क्या था, संताल विद्रोह क्या था, ये टॉपिक बन के आते हैं। और पूर्व उपनिवेशिक समय के समाज के अंदर में क्या विशेषता रही, वो बनकर आता है टॉपिक, ठीक है। तो ये इस यूनिट के अंदर में यहाँ पे ये रहता है। लास्ट जो चैप्टर आपका रहता है उपनिवेशवाद के अधीन जनजातियों का अध्ययन। उपनिवेशवाद के अंदर में जो भी जनजातीय थे उसको स्टडी हम कैसे करते हैं। तो जनजातियों पर ब्रिटिश अधिकारियों का जो विचार था वो क्या था वो बताना है, और जनजातियों के ऊपर में राष्ट्रवादियों का सिद्धांत क्या था वो बताना है। तो ये दो टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर के अंदर में। अगर लास्ट वाला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 8 उपनिवेशवाद के अंतर्गत सामाजिक मुद्दे, अगर इसके बारे में कोई पूछे कि कौन से टॉपिक को पढ़ें, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपका जो पहला चैप्टर था चैप्टर नंबर 28 जहाँ पे वन अधिनियम, आपराधिक जनजातीय अधिनियम, वन नीति का देशीय समुदाय पर प्रभाव, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा टॉपिक महिला सुधार, जो समाज सुधार था, महिलाओं का जो उसके अंदर में रोल था, प्रभाव था महिला समाज सुधार आंदोलन का, महिला के ऊपर में प्रभाव, उनके रोल, उसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद में आप 19वीं शताब्दी के जन विरोधी प्रमुख विशेषता क्या थे, कौन कौन से विरोध किए गए, उसके बारे में पढ़िएगा। एंड लास्ट में आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि ब्रिटिश अधिकारियों का और राष्ट्रवादियों का सिद्धांत क्या रहा जनजातियों के ऊपर में, ये जरूर पढ़िएगा। ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे यूनिट के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना वीडियो एंड करेंगे, बट उससे पहले हम जानते हैं कि अगर हमने ये तो यूनिट हमने पढ़ लिया, बुक के बारे में हमने जान लिया कि ये चीज़ ऐसे आने वाली है, अब हम स्टडी कहाँ से करें, किस तरीके से स्टडी करें। देखो आज 9 जून हो चुका है, कल 10 जून को आपका एग्जाम है, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि यार आप पहला चैप्टर ये पढ़ो, पहले चैप्टर के अंदर में ये है, दूसरे चैप्टर के अंदर में ये है। ये जो मैंने आपको एनालाइज करवाया ना कि बुक आपकी इस प्रकार की, इसका मेन मोटिव ये है कि आपको पता चले कि कौन सा टॉपिक किस जगह पे, किस तरीके का टॉपिक है, कौन से टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। आप 50 टॉपिक है, 50 टॉपिक को थोड़ा ना बैठोगे पढ़ने के लिए, आप सिर्फ 10 टॉपिक को सिलेक्ट करो भैया। 10 में से अगर 5 भी आ गए, 4 भी आ गए, तो भी आप अच्छे से नंबर से पास हो सकते हो। उन टॉपिक को सिलेक्ट करने की हमें ज़रूरत होती है। उससे भी बेटर क्या है कि आप अगर 3 घंटे 4 घंटे अगर आप अपनी स्टडी को देते हो और सिर्फ एक वीडियो को देखते हो, तो भी आपका अच्छा सा सिलेबस कवर होगा। वीडियो क्या है, तो आपको करना क्या है, द इन अप की यूट्यूब पे आना है, चैनल पे आना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आने के बाद में आपको पूरा लेसन का आपको मिल जाएगा वीडियो, जहाँ पे मैंने लेसन्स नहीं करवा रखे ज़्यादा, एक ही लेसन करवा रखा है, आई होप सो। और अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे करवा रखे हैं, जैसे ग्रामीण समाज का इतिहास क्या है, उपनिवेशिक काल में पूंजी वर्ग का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, आपराधिक जनजातीय अधिनियम क्या है 1871 का, भारतीय अधिनियम क्या है, ठीक है, हड़प्पा के सामाजिक संरचना और राज्य की विशेषता किस प्रकार की है। तो जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो करवा रखा है मैंने। ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एमए हिस्ट्री के करवा रखे हैं यहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है 1 घंटे 50 मिनट की, जहाँ पे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवा रखा है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। डिटेल में एनालाइज करवा रखा है कि क्वेश्चन के अंदर में क्या आंसर बन सकता है, वो मैंने बता रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। और वीडियो को देखने से पहले ना आप कमेंट को देखना, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है ना, पहले ही ऑलरेडी बच्चे दे चुके हैं कि किस तरह का रोल प्ले करता है ये वीडियो उनकी लाइफ के अंदर में, उनके एग्जाम के अंदर में। तब आप उस वीडियो को फ़ायदा समझ पाओगे कि क्या फ़ायदा है,
ठीक है। तो ये 2 वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको टॉपिक्स भी समझ में आएगा कि ये टॉपिक्स हैं और ये पूरे बुक के अंदर में इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में बनकर आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर में, ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और नीचे कुछ और भी वीडियोस है जिसके अंदर में आपको मैंने हर एक यूनिट का अलग अलग बता रखा है कि इस यूनिट के अंदर में ये चैप्टर्स बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।